तो स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में आप फुल मार्क्स किस तरह से अचीव कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान देना चाहिए और प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। आइए इस बारे में आज कुछ बातें करते हैं ताकि जब आप प्रैक्टिकल की लैब में जाएं तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हों, आपके मन में किसी तरह का संशय ना हो, डाउट ना हो, क्योंकि हमारा ये साल कुछ ऐसा रहा है जहां पर बच्चे प्रैक्टिकल लैब से काफ़ी दूर रहे हैं। और आजकल एक ये ट्रेंड भी बन चुका है जनरली स्कूल्स के अंदर कि थ्योरी पे जोर दो और प्रैक्टिकल पे जोर मत दो। लेकिन मैं एक बात आपको साफ साफ बता दूं बच्चों, अगर आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के कई क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चन बच्चों को वो बहुत मुश्किल महसूस होते हैं, लेकिन अगर आपने लैब में प्रैक्टिकल किया है तो आप अच्छे से जानते हैं कि बैक टाइट्रेशन क्या होती है, डबल टाइट्रेशन क्या होती है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल्स करना। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में या आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, मेनली तो हमारा ये वीडियो क्लास 12th के लिए रहेगा, लेकिन क्लास 11th में भी सेम कंटेंट रहता है, उसका कंटेंट भी सेम है। अब आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है, सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल देना कि आपके प्रैक्टिकल में कम मार्क्स आ सकते हैं। हमारा प्रैक्टिकल का पैटर्न ऐसा है कि आपके मार्क्स 20 से ऊपर तो हर बच्चे के आते ही आते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेने का टारगेट हमारा है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, 30 में से 30 किसी बच्चे के नहीं लगते, 29.5 लगते हैं। 29.5 जिसको कन्वर्ट करके 30 कंसीडर कर लिया जाता है। तो अब किस तरह से आप अपने इन एग्जामिनेशन में इतने नंबर को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल के कंपोनेंट पता होने चाहिए कि आखिर क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसको टाइट्रेशन भी कहा जाता है, टाइट्रेशन के बेसिस पे आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। और उसके बाद बताता हूं अभी कि कौन कौन से वो प्रैक्टिकल आ सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस में एक कैटायन एक एनायन आपको निकालना होता है। सॉल्ट एनालिसिस का वीडियो हमारा YouTube पे ऑलरेडी बहुत फेमस वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। वो हमारी वो ट्रिक्स हैं जो हमने अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे अपने लिए नोट्स बनाए थे और उन्हीं नोट्स को आपके साथ वीडियो की फॉर्म में हमने शेयर किया है, एक्सप्लेन किया है। तो बहुत इजी टेक्निक्स हैं, सुपर ट्रिक्स जिनको कहा जाता है, वो सॉल्ट एनालिसिस में आपको बताई गई हैं, उसका लिंक भी शेयर किया जाएगा। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें क्रिस्टल बनाना आपसे पूछा जा सकता है। क्लास 12th में जनरली मोहर साल्ट के क्रिस्टल हो सकते हैं और उसके अलावा पोटाश एलम के क्रिस्टल हो सकते हैं, या क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो आपसे पूछा जा सकता है, या फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। इन तीन में से एक प्रैक्टिकल कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है। प्रोजेक्ट वर्क, एक प्रोजेक्ट आपको रिटर्न में देना होता है। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, यानी आपने प्रैक्टिकल कॉपी को किस तरह से बनाया है और वाइवा में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सब को मिला के 30 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल रहता है। अब मैं एक एक कंपोनेंट के बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप क्लास रिकॉर्ड के बारे में ही बात कीजिए। प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल कॉपी कह लें, प्रैक्टिकल फाइल कह लें। सबसे पहली बात, आपकी प्रैक्टिकल फाइल वेल कवर्ड होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन बनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, एक दूसरे की प्रैक्टिकल फाइल बना लेते हैं, एग्जामिनर को सब दिखाई पड़ता है। और एक बात और ध्यान रखना, लिखित में जो भी देते हैं एग्जामिनर को परफेक्ट होना चाहिए। बोर्ड आपकी लिखी हुई चीज को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, वो बोर्ड के पास प्रूफ जाता है। तो जो भी प्रैक्टिकल फाइल हो आपकी खुद की हैंडराइटिंग में हो। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल फाइल में
इंडेक्स जरूर बना होना चाहिए। इंडेक्स में आपके क्लास टीचर के साइन होने चाहिए, हर प्रैक्टिकल पे साइन होने चाहिए, डेट वाइज साइन हो तो बहुत अच्छा। प्रैक्टिकल कॉपी में जहां जहां एक्सपेरिमेंट लिखा है वहां पेज नंबर जरूर होना चाहिए और वही पेज नंबर इंडेक्स में भी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे से कवर होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी अखबार से उसको कवर कर दिया, वरना आपकी खबर अखबारों में आ जाएगी। ध्यान रखना, आपने उसको एक अच्छे से ब्राउन पेपर से या चार्ट पेपर से उसको कवर करना है। बहुत अच्छे से एक अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बनाना है। ऐसा भी नहीं करना कि कई लोग क्या करते हैं, गोटे लगा दिए उसके ऊपर और ज्यादा चांद सितारे, बिल्कुल नहीं। सिंपल हो लेकिन नीट एंड क्लीन हो, इस तरह से आपके प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल फाइल जब अच्छे से साइन होगी, एग्जामिनर के पास जाएगी, आधा इंप्रेशन तो वहीं पर बच्चे का अच्छा बन जाता है। प्रोजेक्ट वर्क आपको अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जैसे गुआवा का दिया जाता है। उसके अलावा एलॉयज़ के बारे में कि आपको एलॉय में कौन कौन से मेटल है ये बताने हैं। फूड अडल्ट्रेशन का हो गया, फोमिंग कैपेसिटी, ये कुछ ऐसे कॉमन प्रोजेक्ट हैं। और आपके प्रोजेक्ट को एक फाइल में लिखने को कहा जाता है जिसमें सभी कंपोनेंट पूरे होने चाहिए, सभी पेज पूरे होने चाहिए। तो वो जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है वो भी बहुत अच्छे से बनी हो। आप जो प्रोजेक्ट बनाते हैं मैक्सिमम केसेस में वाइवा उसी के ऊपर पूछा जाता है। अगर आपने फूड अडल्ट्रेशन का प्रोजेक्ट बनाया है तो आपसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर एलॉयज का बनाया है तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। फोमिंग कैपेसिटी का बनाया है, सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप जो भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें बड़े ध्यान से कि जो चैप्टर आपको अच्छे से आता हो उसी के बेसिस पे प्रोजेक्ट वर्क सिलेक्ट करें। मैं एक वाक्य बताऊं आपको। एक बार हम प्रैक्टिकल के लिए गए तो बच्चे ने प्रोजेक्ट बना रखा था न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर उसने कहीं से देख के बना तो लिया, लेकिन ना तो उसने रिएक्टर देखा था और ना ही वो चीजें सामने वो बता सकता था कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे में इंप्रेशन बिगड़ता है। कोई भी हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट ना बनाए, जरूरी नहीं है आप मुश्किल प्रोजेक्ट ही बनाएं। आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके बारे में आप सवालों का जवाब दे सकते हो। ऐसा प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए और वाइवा भी आपका उसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे होगा। इस बात को समझना, इस बात को ध्यान रखना। अगली चीज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जब आप प्रैक्टिकल के लिए लैब में जाते हैं तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ही आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का दिया जाता है। क्लास 12th में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में KMnO4, ऑक्सैलिक एसिड, मोहर सॉल्ट, 3 तरह के केमिकल का इस्तेमाल करना होगा। KMnO4, ऑक्सैलिक एसिड, मोहर सॉल्ट, 3 तरह के केमिकल का वहां पर इस्तेमाल करना होगा। उनके बेसिस पे आपसे टाइट्रेशन पूछी जाती हैं। ध्यान रखना, कॉनिकल फ्लास्क, टाइट्रेशन फ्लास्क भी आप बोल सकते हैं, ये ब्यूरेट होती है, ये ब्यूरेट होती है। और ऐसे ही ये पिपेट होती है, पिपेट ब्यूरेट। ये इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से पता होना चाहिए। आपको KMnO4 ब्यूरेट में लेना होता है, ऑक्सैलिक एसिड और मोहर सॉल्ट टाइट्रेशन फ्लास्क में लेना होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना, जब आप लैब में जाओगे तो ब्यूरेट आपके स्टैंड पे लगा हुआ होगा, ब्यूरेट स्टैंड पे लगा हुआ होगा, नहीं तो साइड में होगा। कहीं भी हो आपने ब्यूरेट लेना है, पहले उसको वाटर से अच्छे से क्लीन करना है, वाटर से अच्छे से क्लीन करना है और फिर उस ब्यूरेट में थोड़ा सा KMnO4, इतना सा थोड़ा सा KMnO4 डाल के ब्यूरेट को रिंस करना है। रिंस करने का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये ब्यूरेट है, थोड़ा सा KMnO4 डाला, इस एंड को रोका और ब्यूरेट को इस तरह से घुमा दिया ताकि KMnO4 उसकी इनर वॉल पे सब जगह लग जाए, कोई केमिकल वहां पर ना बचे, ताकि आपकी रीडिंग बेटर आए। और फिर उस KMnO4 को ब्यूरेट से बाहर निकाल देना और फिर उस KMnO4 को स्टैंड पे लगा देना, उस ब्यूरेट को स्टैंड पे लगा देना और ऊपर तक आपने वहां पे KMnO4 फिलअप करना है। KMnO4 अच्छे से आपने भरना है।
तो ब्यूरेट को हैंडल कैसे करना है ये मैंने आपको बताया कि पानी से साफ करना है, KMnO4 से रिंस करना है, रिंस करने के बाद उसमें KMnO4 ऊपर तक भर के आपने उसे स्टैंड पे इंस्टॉल कर देना है। फिर बारी आती है पिपेट की। पिपेट, अगर ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन दी गई है तो पिपेट से ऑक्सैलिक एसिड लेना होगा। मोहर साल्ट की टाइट्रेशन दी हुई है तो पिपेट से आपको मोहर साल्ट लेना होगा। अब किन बातों का ध्यान रखना, पहले इसको पानी से अच्छे से साफ करना है, पानी से अच्छे से साफ करना है, ध्यान रखना। और अगर ऑक्सैलिक एसिड से रिंस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी से आपने इसको बहुत अच्छे से साफ करना है। अब जैसे ये पिपेट है, सपोज पिपेट्स में हम ऑक्सैलिक एसिड को या मोहर सॉल्ट जो भी सॉल्यूशन है उसको सक करते हैं। जैसे इस बीकर के अंदर, किसी बीकर के अंदर पड़ा होगा तो उसमें से पानी को सक किया जाता है। अब पानी नहीं, जो भी लिक्विड, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड को, और मोहर सॉल्ट है तो मोहर सॉल्ट को। अब यहां पर पहली एरर होती है जिसको एग्जामिनर कैच करते हैं। पहली एरर होती है, देखो क्या होती है एरर। अब जैसे ये पिपेट है आपके, आपने इसमें से लिक्विड को सक किया तो बच्चे इसको रोकते हैं और वो क्या करते हैं, थंब का इस्तेमाल करते हैं और थंब से इसको ऊपर से रोकने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने पिपेट में जब भी लिक्विड को होल्ड करना है तो थंब नहीं, फोर फिंगर, इस पहली उंगली का इस्तेमाल करना है। आपने लिक्विड को सक किया और फिर उसको फर्स्ट फिंगर से, एग्जामिनर ये दूर से देख रहे होते हैं इस बात को, उनकी पहली निगाह इस पे होती है कि आपने फोर फिंगर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। तो जब आप पिपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एग्जामिनर अगर आपको देख रहे हैं तो ध्यान रखना, फोर फिंगर से आपने लिक्विड को होल्ड करना है और फिर आपने लिक्विड को इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल देना है। लिक्विड को टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर डाल देना है। अब KMnO4 की जब टाइट्रेशन होती है तो इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि KMnO4 अपने आप में एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है, अपने आप में एक इंडिकेटर होता है, सेल्फ इंडिकेटर। अब देखें, जैसे ही हमने इसको पिपेट से लिक्विड को इसमें डाल दिया, अब एक मैं आपको यहां प्रैक्टिकल हैक बताता हूं, केमिस्ट्री हैक बताता हूं स्कूल लेवल पे। मेरी बात ध्यान से रखना और ये बात किसी को बतानी नहीं है, अपने तक रखनी है आपने, लीक नहीं होनी चाहिए ये बात। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, केमिस्ट्री हैक है ये, ध्यान से, किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए बात। अब देखो, जितने ml की पिपेट होती है, जैसे ये पिपेट है आपके पास 10 ml की, यहां लिखा हुआ होता है 5 ml, 10 ml, 20 ml। जितने ml की पिपेट होती है उतने ही ml की रीडिंग आनी चाहिए, जितने ml की पिपेट होती है। अब मैंने 10 ml की पिपेट से यहां पे लिक्विड डाल दिए, नॉब खोलेंगे, ब्यूरेट में से KMnO4 आने देंगे, रिएक्शन हो जाएगी, KMnO4 पिंक कलर का है, रिएक्शन हो जाएगी तो KMnO4 का पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा और ये नीचे आता जाएगा। और जब तक यहां पर लाइट पिंक कलर नहीं आता, तब तक आपने रीडिंग को लेना है। ध्यान रखना, जैसे KMnO4 डालते हैं, इसको शेक करना ना भूलें, वरना केमिकल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसको शेक करें अच्छे से, ताकि जो केमिकल है अच्छे से फैल जाए और अच्छे से रिएक्शन हो जाए। अब ये पिपेट अगर आपकी 10 ml की है तो आपकी रीडिंग भी 10 ml के अराउंड आनी चाहिए। ये भी गलती मत करना कि मैंने कह दिया कि 10 ml है तो एग्जाम में 10 ml ही लिख के आ जाओ, को डाउट हो जाएगा कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करोगे, 9.9 ml 3 रीडिंग कम से कम लेनी होती हैं, एग्जामिनर के साइन कराने होते हैं। तो एक रीडिंग ली 9.9 ml, इनिशियल रीडिंग 0, फाइनल रीडिंग 9.9। ऐसे ही अगली बार आप रीडिंग लें 10.1 ले लें, अगली बार एक और रीडिंग लें 10 के अराउंड ले लें। इस बात को ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ केस में 99.9% में जितने ml की पिपेट होती है अप्रॉक्सीमेटली रीडिंग उतनी ही आती है। हाँ, कहीं एग्जामिनर बदलाव उतारने पे आ जाए तो अलग बात है, और वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। जब आप यहां पे केमिकल रन करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली
अगर जितने ml के पिपेट है उतने पे ही रुक रहा है तब तो कोई गड़बड़ नहीं है, सीधी सी बात है, रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही आएगी। 10 ml है तो 10 के अराउंड ही आएंगी। अदरवाइज आप एक बार इसको 5 ml तक लेके आओ, देखो क्या कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर 5 ml पे कलर चेंज हो गया तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। रीडिंग वही होगी जब ये कलर चेंज होता है, कलरलेस टू लाइट पिंक। जैसे ही लाइट पिंक आता है ये आपका एंड पॉइंट होता है। कोई भी स्कूल वैसे ऐसा बच्चों के साथ धोखा नहीं करता कि वहां पे सॉल्यूशन बदल दें, तो इस बात को एक बार अच्छे से चेक जरूर कर लेना है कि आपके जितने ml के पिपेट है अप्रॉक्सीमेटली रीडिंग वही आनी चाहिए। अब इफ आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली क्या पूछा जाता है, टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बाय titrating it against with मोहर salt और oxalic acid. जनरली मोस्ट ऑफ द स्कूल में मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालनी होगी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ निकालनी होगी। तो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, इन प्रैक्टिकल्स को अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इनकी केमिकल रिएक्शन, इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले ऑपरेटर्स, थ्योरी, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। एक गलती आप बच्चे और करते हैं, जब आप ये टाइट्रेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको जो आंसर शीट दी जाती है, आपकी आंसर शीट अक्सर इन केमिकल में भीग जाती है, गीली हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल की एक हड़बड़ाहट होती है, एंजाइटी होती है, तो कई बार ये केमिकल लग के शीट गीली हो जाती है, खराब हो जाती है, और बोर्ड की शीट है दोबारा नहीं मिलेंगी। इसीलिए अपनी शीट को अलग रखें या अपनी पॉकेट में, लैब कोट पहन के गए हैं तो उसकी पॉकेट में रखें, लेकिन उसको स्लैब पे ना रखें, क्योंकि स्लैब जनरली वेट हो सकती है और आपकी शीट खराब हो सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। सबसे और इंपॉर्टेंट बात, जब आप लैब में एंटर करते हैं ये जरूर देख लें कि एग्जॉस्ट ऑन है या नहीं है। एग्जामिनर जब आते हैं ना तो वो ओवरऑल बिहेवियर भी चेक करते हैं, क्या बच्चे अपनी सीट पे खड़े हैं, क्या एग्जॉस्ट ऑन है। केमिस्ट्री लैब में एग्जॉस्ट कभी बंद नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि केमिकल्स के वेपर्स बनते रहते हैं और उन वेपर से बचने के लिए एग्जॉस्ट ऑन होना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो टाइट्रेशन मैंने बता दिया, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, KMnO4 की निकालनी है, चाहे प्रैक्टिकल याद करके ले जाओ, लेकिन अगर वहां प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो मैंने जिन बातों को बताया उनको ध्यान रखना। KMnO4 ब्यूरेट में लेना है, और अगर ऑक्सैलिक एसिड देते हैं तो पिपेट से ऑक्सैलिक एसिड लेना है, मोहर सॉल्ट देते हैं तो पिपेट से मोहर सॉल्ट लेना है। अप्रॉक्सीमेटली सेम रीडिंग रहेगी। 10 ml की पिपेट है तो पहली रीडिंग 9.9, दूसरी 9.8, तीसरी 10.1, अप्रॉक्सीमेटली यही रीडिंग होनी चाहिए, गलती मत करना। 20 ml की पिपेट है तो 19.9, 19.8, 20.1, इस तरह की रीडिंग होनी चाहिए, गड़बड़ी मत करना। केमिस्ट्री हैक मैंने आपको बता दिया है ये यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बाद आपको कुछ प्रिपेयर करने को कहा जाता है। जनरली आपको सॉल्ट के क्रिस्टल बनाने होते हैं, पोटाश एलम के बनाने होते हैं, या आपको मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल बनाने होते हैं, किसी के भी आपको क्रिस्टल बनाने को दिए जा सकते हैं। तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम के दौरान ही क्रिस्टल नहीं आते, क्रिस्टल नहीं बनते, लेकिन मेरी बातें को ध्यान रखोगे तो जरूर आएंगे। सबसे पहले जो भी आपको सॉल्ट दिया जाता है उसे मिनिमम लिक्विड में डिसॉल्व करना, मिनिमम पानी में। बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे शिकंजी बनानी हो, पूरा बीकर भर लिया, उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया और उसको डिसॉल्व करने में लगे पड़े हैं, बातें कर, ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना। आपने मिनिमम पानी लिया, सॉल्ट डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया और डाला, डिसॉल्व किया और डाला, डिसॉल्व किया। अगर लगता है डिसॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा सा पानी और डाल दिया, डिसॉल्व किया। मिनिमम वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करना है,
फिर आपने उसको फिल्टर कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। इम्प्योरिटी फिल्टर पेपर पे रेजिड्यू के तौर पे रह जाएगी। फिल्टर पेपर पे जो रुकता है ना उसको रेजिड्यू कहते हैं। और फिल्ट्रेट है जिसका आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें से आपने क्रिस्टल निकालने हैं। इसको हीट करने के लिए रखा जाता है, ट्राइपॉड स्टैंड पे हीट करने के लिए इसको रखते हैं। और हीट करते हुए इसको कई बार हम साथ साथ हिलाते भी हैं। आपको एक ग्लास रॉड दी जाएगी, ग्लास रॉड से इसको हिलाते हैं, ग्लास रॉड से हिलाया जाता है। अच्छे से धीरे धीरे हीट होता रहेगा। थोड़ी देर हीट होने के बाद आपको क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट चेक करना है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट क्या होता है, ये भी बच्चों के लिए बड़ा सवाल है। देखो मैं बताता हूं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट क्या होगा। आपके पास ग्लास रॉड है ना, ग्लास रॉड, उस ग्लास रॉड को इस लिक्विड में डुबो दो, इसमें डिप करो, डुबो दो, डिप करो, और फिर उसको लाके पास में फूंक मारो, ऐसे फूंक मारो। जब उसके ऊपर 3-4 बार फूंक मारोगे तो यहां पर अगर कुछ डिपोजिशन दिखता है, यहां पर कुछ आपको बना हुआ कुछ डिपोजिशन कि भाई कुछ जम गया, कुछ सॉल्ट सा जम गया, जब वो यहां पर सॉल्ट जमना शुरू हो जाए उसे क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कहते हैं। शुरुआत में क्या होगा, आप इसको डुबाओगे, फूंक मारोगे, वहां सिर्फ लिक्विड ही रहेगा, कुछ सॉलिड डिपोजिशन नहीं दिखेगा। लेकिन जब ये पानी घटते घटते काफी कम रह जाएगा तो आप इसमें ग्लास ट्यूब, ग्लास रॉड जो दी जाती है उसको डुबाओगे, फूंक मारोगे 4-5 बार। ये नहीं कि एक बार फू हो गया, नो, बिल्कुल नहीं। 4-5 बार फूंक मारो, ऐसे करो, और अगर वहां पर सॉल्ट दिखाई पड़ता है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया। अब बहुत मिनिमम, हिलाना नहीं है इसको, कम धीरे से उठा के इसको लिक्विड को आप ठंडे पानी में रख दो, ठंडे पानी में रख दो, हिलाना नहीं है। अगर आपने इसको शेक किया, इसको एज इट इज उठा के रख देना है। अगर आपने इसको शेक किया तो शेक करने से ये क्रिस्टल टूट जाएंगे और इस क्रिस्टल के टूटने से आपका एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाएगा। तो विदाउट शेकिंग आप इसको वहां पे रख दें, पड़ा रहने दें, क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे। तो क्रिस्टल बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। किसी किसी केस में क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी बहुत सिंपल है। अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो पेपर पे हम लिक्विड की ड्रॉप्स डालते हैं और फिर उसको लिक्विड में डाल देते हैं और अपने आप वो इवेपोरेट हो जाता है। और वो इवेपोरेट तो नहीं, रन करता है, RF वैल्यू निकालनी होती है। तो क्रोमेटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट को वहां पर आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, कर सकते हो, इजीली होगा। अब जहां बच्चों को दिक्कत आती है वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में खास तौर पे ध्यान रखना है बच्चों, कैटायन एनायन बहुत सारे बच्चों से उम्र भर निकालने नहीं आ पाते क्योंकि लैब में सीखे नहीं होते और उनको सिखाई भी नहीं जाते। मैंने कहा ना, आजकल एक खेल बन गया है कि प्रैक्टिकल को तो बहुत हल्के में ले लेते हैं स्कूल वाले। मैं स्कूल वालों से ये कहूंगा, पढ़ाने वालों से भी मैं इस बात को बेझिझक कहूंगा कि आपको बच्चों को प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कराने चाहिए। बच्चा अगर अब प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो केमिस्ट्री में कभी भी इतना बेटर नहीं हो पाएगा। जरूर कराना चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिकल कराते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की तरफ से मैं आपका थैंक्स करता हूं अगर आप प्रैक्टिकल करवाते हैं। लेकिन सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता, आपको ये प्रैक्टिकल जरूर करवाने चाहिए। और बच्चों के हाथ से, ये नहीं कि खुद डेमो दे दिया, नो, बच्चों के हाथ से करवाओ। बच्चा अगर उन प्रैक्टिकल को करेगा तो वो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिजिक्स में प्रैक्टिकल कीजिए, उसके बेसिस पे आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस में मार्क्स आएंगे। मैं स्कूल वालों को कहूंगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल जरूर करवाएं। अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो जरूर करवाएं, और अगर आप करवाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करवाते उनसे गुजारिश है जरूर करवाएं। सॉल्ट एनालिसिस की शॉर्ट ट्रिक्स के ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किए हैं। एक कैटायन बताना होता है,
एक एनायन बताना होता है। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको दूंगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा और समय निकल जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। वो ऑलरेडी वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है और उसके व्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, 7.5 लाख 7 लाख से ऊपर के व्यूज हैं उसके। बहुत बच्चों का उससे फायदा हुआ है। आप भी जरूर उस वीडियो से फायदा उठाइए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एक बात ध्यान रखना, जब आपको वाइवा के लिए बुलाया जाता है, वाइवा के लिए जब बुलाया जाता है ना, तो आपसे पूछेंगे एग्जामिनर जानबूझ के, हाँ भाई सॉल्ट एनालिसिस में क्या कैटायन निकाला, क्या एनायन निकाला। तो बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ शातिर किस्म के बच्चे होते हैं, लैब अटेंडेंट्स से भी जाके पूछ लेते हैं कि पता है क्या करेंगे बच्चे। देखो उनकी एक मानसिकता, सुबह जाएंगे लैब अटेंडेंट के पास जाएंगे, पैर छुएंगे, नमस्ते सर। साल भर नहीं पूछेंगे, साल भर नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वाले दिन नमस्ते सर। अच्छा, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, आज तो जो हैं वो यही हैं। और एक आध केस में उनको मालूम पड़ भी जाता है कि भाई इस सॉल्ट में क्या क्या है, मालूम पड़ जाता है। और ये बात एग्जामिनर भी जानते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ना, ये कुछ चालबाजी करके आए हैं। वो आपसे पूछेंगे, हाँ भाई बताओ सॉल्ट में क्या निकला। आप तुरंत कहोगे जिस सॉल्ट में जिंक निकला, सॉल्ट में मैग्नीशियम निकला। एग्जामिनर पूछेंगे कैसे निकाला, बताओ कैसे निकाला, कैसे टेस्ट किया आपने। क्या आपने डाइल्यूट HCl का टेस्ट किया, डाइल्यूट H2SO4 का किया, कंसंट्रेटेड का किया, या ग्रुप 1 एनालिसिस किया, ग्रुप 2 एनालिसिस किया, क्या किया। वहां पर बच्चा फ्लॉप। अगर उसने सही ढंग से सॉल्ट एनालिसिस को नहीं पढ़ा है, तो जो वीडियोस का लिंक हमारे सॉल्ट एनालिसिस के शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वीडियोस हैं, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो के बाद उनको सॉल्ट एनालिसिस को अच्छे से देखना, और वाइवा में जब जाओ तो उनको ये कहना, सर वी आर परफॉर्मिंग, हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से सॉल्ट एनालिसिस की स्कीम जानते हो तब तो उनको बता दो, सर कैल्शियम निकला, जिंक निकला, सल्फेट निकला, जो भी निकला। लेकिन अगर आप जरा सा भी डाउट में हो ना, अगेन केमिस्ट्री हैक फॉर द स्टूडेंट, आप उनसे कहो सॉल्ट एनालिसिस अभी करना है, अभी तो हम बाकी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो आपसे सॉल्ट एनालिसिस पे कुछ नहीं पूछेंगे, बच जाओगे, साइड्स की साइड में निकल जाओगे। ध्यान रखना, वाइवा में आपसे वो कुछ पूछते हैं तो एग्जामिनर को भटकाना मत उनको। जो चीज ना आती हो ना, सॉरी सर, आप इस टॉपिक में से पूछ लीजिए, मैं इस टॉपिक में से जानता हूं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे और प्रैक्टिकल भी थे, सॉरी सर बोल के आप उनको वो टॉपिक बता दीजिए कि सर आप प्लीज इसमें से पूछ लीजिए। कोई भी एक्सटर्नल कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, और डेफिनेटली वो आपसे उसी चीज में से पूछेंगे जिसमें से आपने प्रिपेयर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बताई गई बातों का ध्यान रखोगे और 30 आउट ऑफ 30 डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। अपनी प्रैक्टिकल फाइल अभी से चेक करा लेना, पहले से तैयार रखना, सब कुछ तैयार रखना, एंड नो एंजाइटी इन प्रैक्टिकल। कोई टेंशन नहीं लेने का मामू, नंबर पूरे आएंगे एग्जाम में। टेंशन लोगे तो परेशानी होगी, टेंशन हरगिज नहीं। मिलेंगे अगली क्लास में और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट।